Assalamu alaikum everyone. I hope you people are doing good. Our today's topic is summary writing, and in summary writing we'll be discussing about the definition of summary, characteristics of a good summary, technique in summary writing, and steps in writing a summary. And then later on we'll be doing a practice. What is a summary? A summary is a shortened message which retains the essential information of the original. It is fairly brief restatement in your own words of the content of a passage. समरी क्या होती है कि जो पैसेज होता है उसका एक शॉर्टेंड वर्जन होता है और इसमें वो तमाम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस मौजूद होती हैं जो ओरिजिनल पैसेज के अंदर होती हैं। और ये क्या होता है, इट इज फेयरली ब्रीफ रीस्टेटमेंट, कि ये कम अल्फाज में हम उसी पैराग्राफ को दोबारा से लिखते हैं इन आवर ओन वर्ड्स, अपने ही अल्फाज में। ठीक है। Note, you simply report back what the writer has said without making any value judgment. और इसमें क्या होता है कि जिस चीज के बारे में राइटर ने बात की होती है, आप उसी बात को, उसी राइटर की बात को दोबारा अपने अल्फाज में लिखते हो। और इसमें आप क्या करते हो, यू डू नॉट मेक एनी वैल्यू जजमेंट्स, आप अपने पास से कोई राय नहीं देते हो। जैसे जिस तरह की बात राइटर ने की हुई है वही बात आपने अपने अल्फाज में बयान कर देनी है और उसमें आपने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना। Characteristics of a good summary, अच्छी जो समरी है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कैन बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल, कि उसको जब हम पढ़ें तो हमें सारा कुछ समझ आ जाए, हमें जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उससे रेफरेंस ना लेना पड़े, उससे मदद ना लेनी पड़े उसको समझने के लिए। सेकंड, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इज अ फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ और कंटेन्स only the ideas or information of the original, कि ये ओरिजिनल का फेथफुल रिप्रोडक्शन, और फेथफुल रिप्रोडक्शन मीन जो चीज ओरिजिनल में कही गई है, जो इंफॉर्मेशन ओरिजिनल में दी गई है वही एज इट इज आपने जो है वो इसमें प्रोड्यूस करनी है विदाउट एडिंग और डिलीटिंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ओन साइड। ठीक है, जो चीज ओरिजिनल में है एज इट इज आपने उसको, उसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपने प्रोड्यूस करना। इज ब्रीफ विदाउट एनी अननेसेसरी डिटेल्स, और ये ब्रीफ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई अननेसेसरी डिटेल्स ना हो। इज अ रीडेबल यूनिफाइड हो और जो है वो पढ़ने के काबिल हो, इसमें तमाम जो है वो यूनिटीज मौजूद हो। ठीक है, और एज अ होल एक ही जो है वो एक जो इसकी थीम हो, जो एक इसका मेन पॉइंट होता है उसी की तरह, उसी के बारे में ये रिवॉल्व कर रही है। टेक्निक इन समरी राइटिंग, समरी राइटिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। नंबर वन इज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है कि आप रीडर की बात, जो उसने राइटर ने जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ के आप कंप्लीटली अपने अल्फाज में एक्सप्रेस कर देना। ठीक है, पैराफ्रेजिंग इज completely and correctly expressing other people's ideas in one's own words। आप उसको पढ़ सकते हो राइटर की बात को, लेकिन उसको अपने अल्फाज में आपने लिख देना, इस पैराफ्रेजिंग। एग्जांपल्स क्या हैं पैराफ्रेजिंग की। यू हैव कुक्ड अस ऑल अ हॉट पोटैटो, ये एक इडियम यहाँ पे यूज किया हुआ है जिसका मतलब हमने खुद समझ के लिखा है, अ ट्रबलसम पर्सन और इशू। सेकंड वन इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसकी हम पैराफ्रेजिंग कैसे कर सकते हैं, इट इज बेटर टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट फ्रॉम हैपनिंग देन ट्राई टू पुट इट इन राइट आफ्टरवर्ड्स। So this is an example of paraphrasing, but it is not an example of a समरी, क्योंकि समरी में क्या होता है हम कम अल्फाज यूज करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ उसने पैराफ्रेजिंग की एग्जांपल दी है कि पैराफ्रेजिंग क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ पैराफ्रेजिंग क्या होती है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ओरिजिनल बेटर। जब हम ओरिजिनल को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं तो हम ओरिजिनल को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो उसको जो है वो हमें पता चल जाता है उसके बारे में क्या चीज, उसने किस चीज के बारे में बात की है। इट हेल्प्स अस ग्रैस्प द सेंट्रल आइडिया एंड द मेन पॉइंट्स। उससे क्या होता है हम उसका जो थीम है, जो उसका सेंट्रल आइडिया और उसके मेन पॉइंट्स हैं उसको अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस राइट समरीज दैट आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट एंड इन आवर ओन वर्ड्स। और इससे क्या होता है जब हमें सारा कुछ हम उसको ग्रैस्प कर लेते हैं तो उससे हम अपनी अपनी तरफ से समरीज जो है वो लिख सकते हैं और अपने अल्फाज यूज करके लिख सकते हैं। स्टेप्स ऑफ पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। नंबर वन इज रीड कंप्रीहेंड। आपने उस चीज को पढ़ना है। रीड द ओरिजिनल केयरफुली एंड कंप्रीहेंड इट्स मीनिंग होली एंड करेक्टली। आपने ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ना है और उसका जो मीनिंग है उसको पूरी तरह से और सही तरह से उसको कंप्रीहेंड करना है।
कंसीडर द ओरिजिनल आर्टिकल एज अ होल, और जो ओरिजिनल आर्टिकल है उसको एक यूनिट के तौर पे लेना, एज अ होल लेना, उसको पार्ट्स में नहीं पढ़ना, आइसोलेटेड सेंटेंसेस में नहीं पढ़ना। अगर आप आइसोलेटेड सेंटेंसेस में या उसको पार्ट्स में पढ़ोगे तो उसका जो ओरिजिनल थीम है, उसका जो मेन आइडिया, उसको आप ग्रैस्प नहीं कर सकोगे। ठीक है, जो यूनिटी होती है एक टेक्स्ट में, जो यूनिटी ऑफ आइडिया, वो आप मिस कर जाओगे। ठीक है, तो उसको एज अ होल पढ़ोगे तभी वो चीज आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। टेक्निक्स इन समरी राइटिंग, ग्रेस्पिंग द सेंट्रल आइडिया। नंबर वन इज ग्रेस्पिंग द सेंट्रल आइडिया। वही चीज जो मैंने भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इसके बारे में कि समरी राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप सेंट्रल आइडिया को ग्रेस्प करो। और सेंट्रल आइडिया को आप कैसे ग्रेस्प करोगे? जब आप उस पूरे टेक्स्ट को एक दफा पढ़ लो। जब आप मीन्स उसको पार्ट्स में पढ़ोगे तो सेंट्रल आइडिया कभी भी आप समझ नहीं सकोगे। जब उसको एज अ होल पढ़ोगे, पूरा पढ़ लोगे एक ही दफा, तब आपको सेंट्रल आइडिया के बारे में आइडिया हो जाएगा। ठीक है, वेज ऑफ कंडेंसेशन, आप किस तरह से, मीन्स कंडेंसेशन भी एक समरी की टेक्निक है। सिंस वी हैव टू राइट 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट इन समरी व्हेन वी आर टू राइट अ समरी। ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कि समरी जो होती है ओरिजिनल टेक्स्ट का हाफ या 1/3 होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसमें उसको कंडेंसेशन करनी पड़ती है, उसमें कुछ वर्ड्स को कंडेंस करके लिखना पड़ता है। तो उसमें क्या क्या चीज हम चेंज कर सकते हैं? नंबर वन इज यूज सिनोनिम्स और सिनोनिमस फ्रेजेस। जो एक जैसे वर्ड्स हम चेंज कर सकते हैं, या जो फ्रेजेस हैं उनको एक वर्ड की शेप में हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल इज ही हैड अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश, तो इसको हम लिख सकते हैं ही न्यू इंग्लिश वेल। सिमिलरली वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, कि अगर सिंपल सेंटेंसेस हम थोड़ा सा फैला के उसमें लिखे हुए हैं तो उसको हम और ज्यादा सिंपल करके लिख सकते हैं। एग्जांपल इज माय ब्रदर हैज एन एप्रिसिएशन ऑफ मॉडर्न आर्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं माय ब्रदर अप्रिशिएट्स मॉडर्न आर्ट। तो इससे क्या होगा, हमने 3-4 अल्फाज जो है वो स्किप करके मीनिंग वही दे रहे हैं। थर्ड टेक्निक इज टर्न कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस। जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने दो या दो से ज्यादा जो है फ्रेजेस को मिला के हमने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। एग्जांपल इज ही रिसीव्ड अ वेलकम दैट वाज कोल्ड एज आइस, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ही रिसीव्ड एन आइसी वेलकम। और हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ इज कंबाइन द सेंटेंसेस, हरी अप इफ यू डोंट यू विल मिस द ट्रेन। ये डिफरेंट सेंटेंसेस क्लॉजेस उसमें यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको हम ज्वाइन करके एक सेंटेंस लिख देते हैं, दैट इज हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन। फाइंडिंग द टॉपिक सेंटेंस एंड मेकिंग एन आउटलाइन, और grasping the main idea and finding the topic sentence both are almost same। जब आपको इस चीज के बारे में पता चल जाएगा तो आप इजीली उसके बारे में जो है वो आउटलाइन या उसके इर्द गिर्द क्या किन सेंटेंसेस को लिखना है, किन चीजों को आपने ऐड करना है, उससे पहले किन चीजों को उसके बाद में ऐड करना है, वो उसके बारे में आपको काफी अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। हाउ टू राइट अ समरी, इसमें द इम्पोर्टेंस ऑफ समरी राइटिंग, नेसेसरी एलिमेंट फॉर अ गुड समरी। गुड समरी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? प्रॉपर साइटेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो चीज उसमें प्रॉपर साइटेशन क्या होती है कि अगर समरी में आपने किसी राइटर को मेंशन किया हुआ है और उसकी बुक का, उसके टाइटल वगैरह का मेंशन किया हुआ है, या आपने उसकी बुक में से कुछ टेक्स्ट को लिखा हुआ है उसमें, तो प्रॉपर आपको फिर उसकी साइटेशन करनी पड़ती है उसमें कि किस राइटर की और उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन का है, जिसको हम इंटेक्स साइटेशन कहते हैं, वो करनी पड़ती है। सेकंड वन इज थीसिस स्टेटमेंट, द टॉपिक और जनरल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टेक्स्ट, द ऑथर्स मेजर असर्शन, कमेंट और पोजीशन ऑन द टॉपिक। इन चीजों को आपका पता होना चाहिए कि इसका जो है वो जनरल सब्जेक्ट मैटर क्या है, और इसका जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्या है, आपके पूरे उसका इस पूरे टेक्स्ट का जिसकी आपने समरी करनी है। स्पोर्टिंग आइडियाज, अच्छा स्पोर्टिंग आइडियाज क्या होते हैं समरी में? काफी हद तक हम स्पोर्टिंग आइडियाज को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, बट मेजर जो स्पोर्टिंग आइडियाज होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं, जिनकी जिनकी जरूरत हो, मीन जिनके बगैर वो टेक्स्ट मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, उनको हम ऐड करते हैं। अदरवाइज हम स्पोर्टिंग आइडियाज, स्पोर्टिंग डिटेल्स को हम समरी राइटिंग के दौरान ऐड नहीं करते। ठीक है, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, नो डिटेल्स, the author's purpose in writing, no personal opinion, ideas and inferences. We add no details in summary writing. We add no personal opinions, ideas and inferences in summary writing. ठीक, grammar and structure of writing, avoid direct quotations and use transitional words. आप समरी राइटिंग में डायरेक्ट कोटेशन को अवॉइड करते हो और उसको आप पैराफ्रेज करके अपने वर्ड्स में लिखते हो।
और यूज ट्रांजिशनल वर्ड। ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं कि हाउएवर, सिमिलरली, इस तरह के अल्फाज आप ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करते हो, जिससे क्या होता है कोहेरेंस बन जाती है आपके टेक्स्ट में। इफ यू वांट टू स्विच फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ, तो यू हैव टू यूज सच ट्रांजिशनल वर्ड, जिनसे क्या हो कि आपका टेक्स्ट में जो है वो कोहेरेंस बने और आपका टेक्स्ट जो है वो मीनिंगफुल हो जाए एज अ होल। उसके बाद लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए? 1/4 to 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ये आगे मैंने इस पे बात की। स्टेप्स इन राइटिंग समरी। नंबर 1 इज रीड द आर्टिकल। पहली चीज आपने क्या करनी है? आर्टिकल को पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपको उसकी जनरल थीम का पता चलेगा। ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एक दफा पढ़ने से हमें उसकी समझ नहीं आती, लेकिन हमें उसका कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है ये आर्टिकल किस बारे में। देन री रीड द आर्टिकल। फिर हमें क्या करना चाहिए? दोबारा पढ़ें। जब दोबारा पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह से उसके बारे में पता चलेगा कि इस पूरे आर्टिकल में किस किस चीज को डिस्कस किया है। ठीक है। डिवाइड इनटू सेक्शंस एंड लेबल ई सेक्शन। फिर आपने क्या करना है? उसको पूरे आर्टिकल के डिफरेंट जो पैराग्राफ्स हैं उनको डिवाइड कर लेना, उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर लेना। ये पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3, और उनके ऊपर हमने लिख देना दिस पैरा इज रिलेटेड विद दिस थिंग। ठीक है। उसके ऊपर उसका नाम लिख देना कि इस पैराग्राफ में इस चीज के बारे में बात की गई है, और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उस पैराग्राफ के, उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज राइट वन सेंटेंस समरी, समराइज ईच सेक्शन। फिर आपने क्या करना है? उस पूरा जो आपने जो सेक्शन बनाया, जो पैराग्राफ है, उसको आप 1 या 2 लाइनों में समराइज कर दो कि इस पूरे पैराग्राफ में इस चीज की बात की गई है। ठीक है। और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको समराइज करके ऊपर उसके लिख दो कि इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉर्मुलेट द थीसिस स्टेटमेंट। फिर आप क्या करो? थीसिस स्टेटमेंट बना दो। वी the one sentence section summaries together, then after formulating the thesis statement के उसमें main statement क्या है, what you will do is to weave one sentence section summaries together। जो आपके वो पैराग्राफ के ऊपर आपने one section या 1-2 sentences में जो summaries लिखी है हर पैराग्राफ के ऊपर, उनको साथ जोड़ दो, weave कर दो। और उसमें किस तरह जोड़ो कि उसमें ट्रांजिशनल वर्ड्स के जरिए जोड़ो ताकि उसमें कोहेरेंस हो। देन राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। उनको जोड़ने के बाद आपस में लिंक करने के बाद फर्स्ट ड्राफ्ट लिखो। ये रफ ड्राफ्ट होता है फर्स्ट ड्राफ्ट का, उसको आप लिखो। इन द फर्स्ट सेंटेंस और 2, पहले 2 सेंटेंसेस में आपने क्या लिखना होता है? ऑथर्स नेम, आर्टिकल्स चैप्टर नेम और ऑथर्स थीसिस स्टेटमेंट। ये 1 या 2 सेंटेंस से ज्यादा ना हो। ठीक है। आपने 1 या 2 सेंटेंस में ये सारा कुछ लिखना है। ऑथर्स का नाम, ऑथर का नाम, उसका आर्टिकल, चैप्टर नंबर और उसकी थीसिस स्टेटमेंट। देन द समरी सेंटेंसेस फॉर ईच पैराग्राफ पर होके और सेक्शन, और उसके बाद आपने हर पैराग्राफ या हर सेक्शन की जो आपने 1-2 उसमें लिखी है, लाइंस में समरी लिखी है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स टू अवॉइड प्लेजरिज्म। आप जितना हो सके अपने अल्फाज में आप उसके समरीज को लिखो ताकि प्लेजरिज्म ना हो, कॉपिंग में वो चीज ना आए। ठीक है। ओकेजनल स्पोर्टिंग आइडियाज इफ नेसेसरी। और जहाँ पे जरूरी हो, कहीं पे स्पोर्टिंग आइडिया की जरूरत है तब दे सकते हो, अदरवाइज स्पोर्टिंग आइडिया जैसे मैंने पहले बताया इसकी जरूरत नहीं होती। देन एलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड्स एंड रेपिटेशन। जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं, जो रेपिटेशन हो रही है, जब आप उसको एज अ होल एक ड्राफ्ट लिख लोगे, उसके बाद आपने क्या देखना है कि इसमें कोई अननेसेसरी वर्ड्स या रेपिटेशन तो नहीं है, उसको आपने खत्म करना है। एलिमिनेट पर्सनल आइडियाज एंड इन्फ्लुएंसेस। पर्सनल आइडियाज और इन्फ्लुएंसेस जो आपकी अपनी तरफ से आप कुछ अगर आपने कुछ ऐड कर दिए तो उनको आपने खत्म कर देना। यूज ट्रांजिशंस फॉर अ स्मूथ एंड लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज। वही बात पे कोहेरेंस पैदा करने के लिए आपने ट्रांजिशंस यूज करनी है उसमें। एंड कंक्लूड विद अ समिंग अप सेंटेंस। और उसको आपने कंक्लूड कर देना विद अ समिंग अप सेंटेंस। देन एडिट द ड्राफ्ट। अब एक दफा आपने ड्राफ्ट पढ़ लिया और उसके बाद आपने उसको एडिट करना है। आपने उसमें देखना है क्या क्या चीजें देखनी है, वो हम पढ़ते हैं। इज ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द समरी। क्या आप समरी में जो कुछ लिखा हुआ है क्या वो सारा इंपॉर्टेंट है? एम आई लिस्टिंग थिंग्स आउट। क्या मैं कुछ भूल तो नहीं रहा? एम आई सेइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, एक ही चीज को मैं बार बार कह रहा हूँ? हैव आई लेफ्ट आउट माई पर्सनल व्यूज एंड आइडियाज। क्या मैंने अपने पर्सनल व्यूज और आइडियाज निकाल दिए हैं? डज माई समरी हैंग टूगेदर। क्या मेरी सारी समरी के तमाम जो पार्ट्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं, आपस में उनमें कोई कनेक्शन है या नहीं है?
इज माई ग्रामर पंचुएशन एंड स्पेलिंग करेक्ट। और फिर आपने देखना है अपनी लैंग्वेज चेक करनी कि आपकी ग्रामर पंचुएशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है उसमें, ठीक है। ये सारी चीजें देखने के बाद देन राइट योर फाइनल ड्राफ्ट ऑफ समरी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट समरी राइटिंग, ठीक है। दीज वर द स्टेप्स which one should follow during writing a summary। इंशाल्लाह आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।